हेलो एवरीवन, हम आईएस 38 इंटेंजिबल एसेट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे थे और आज के इस लेक्चर में हमने इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन को कवर करना है। इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन का हम एक डिटेल पोस्टमार्टम करेंगे कि इंटेंजिबल एसेट कहते किसको हैं और एक एसेट का इंटेंजिबल एसेट क्लासिफाई होने के लिए उसमें कौन कौन सी कंडीशंस, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल होनी चाहिए। तो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन तो बजाय बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल intangible asset is an identifiable non-monetary asset without physical substance. Intangible asset is an identifiable non-monetary asset without physical substance. अब बजाय तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम इस डेफिनेशन का डिटेल पोस्टमार्टम करें तो एक इंटेंजिबल एसेट एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट जिसके अंदर तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो। नंबर वन कि ये आइडेंटिफाइबल हो, नंबर टू ये एक नॉन मॉनिटरी एसेट हो, नंबर टू ये एक नॉन मॉनिटरी एसेट हो, एंड नंबर थ्री कि इसकी फिजिकल सब्सटेंस ना हो, इसे देखा या छुआ ना जा सके। अगर एक एसेट में ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, आइडेंटिफाइबल, नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, तो ये एसेट इंटेंजिबल एसेट कहलाया जाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक एसेट या एक इंटेंजिबल एसेट जिसमें ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हो, जिसके अंदर ये तीनों बातें आ रही हो, लेकिन स्टिल वो एज अ एसेट रिकॉग्नाइज ना हो सके क्योंकि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट ना हो रहा हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक एसेट जिसके अंदर ये तीनों क्राइटेरिया मौजूद हो, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो, लेकिन स्टिल आप उसे एज अ एसेट रिकॉर्ड ना कर सको क्योंकि आपका एसेट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट ना हो रहा हो। सर, एसेट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जनरली क्या होता है कि एसेट की कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो और एसेट के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो। हम एसेट्स को जनरली रिकॉग्नाइज करते हैं कि जब एसेट की कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो और उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो। जब ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट होता है तो हम एसेट को रिकॉर्ड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूं, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, हर बिजनेस की एक कस्टमर लॉयल्टी होती है, हर बिजनेस की एक कस्टमर लिस्ट या इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है। भाई, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है और वक्त के साथ साथ वो एक अपना ब्रांड वैल्यू, एक गुडविल, एक कस्टमर लॉयल्टी, एक कस्टमर लिस्ट, एक कस्टमर इंफॉर्मेशन जनरेट कर लेता है। या फॉर एग्जांपल कि भाई मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन कर रहा हूं, मेरे पास ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा जमा हो चुका है, मेरे पास ओवर द ईयर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक कस्टमर लिस्ट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन आ रही है। तो क्या ये इंटेंजिबल है? यस, ये इंटेंजिबल है। क्यों? क्योंकि इस बेनिफिट को मैं इस्तेमाल करके फ्यूचर में और कोर्सेज सेल कर सकता हूं और कंटेंट सेल कर सकता हूं, इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सकता हूं। लेकिन क्या मैं इस कस्टमर लिस्ट को एज अ इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड कर सकता हूं? द आंसर इज नो। रीजन बीइंग कि इस कस्टमर लिस्ट को ओवर द पीरियड डेवलप करने के लिए या ओवर द पीरियड इकट्ठा करने के लिए जो मेरी कॉस्ट इनकर हुई है, ये कॉस्ट प्रैक्टिकली रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक एसेट एक इंटेंजिबल एसेट हो, तीनों क्राइटेरिया मीट करे, लेकिन फिर भी इंटेंजिबल एसेट के तौर पे रिकॉर्ड ना हो रहा हो। रीजन बीइंग कि आपका एसेट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा। अभी जो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन में तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है ना, आइडेंटिफाइबल, नॉन मॉनिटरी एसेट और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, इन तीनों क्राइटेरियाज को, इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि हम एक इंटेंजिबल एसेट का आइडेंटिफाइबल होना जरूरी है। एक इंटेंजिबल एसेट का आइडेंटिफाइबल होना जरूरी है। व्हाट इज मेंट बाय आइडेंटिफाइबल? तो कहता है एन इंटेंजिबल एसेट मस्ट बी एन आइडेंटिफाइबल इफ इट इज आइदर सेपरेबल और अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट। एक इंटेंजिबल एसेट आइडेंटिफाइबल होगा या तो वो सेपरेबल हो, या फिर वो किसी लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट के नतीजे में अराइज हो रहा हो। अब देखिए, सेपरेबल का क्या मतलब है? सेपरेबल का मतलब है कि इसे आप सेपरेटली सेल कर सको, ट्रांसफर कर सको, रेंट आउट कर सको, एक्सचेंज कर सको। अगर एक एसेट सेपरेटली सेल हो सकता है, रेंट आउट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, तो इसका मतलब है कि ये सेपरेबल है, या फिर वो किसी कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट के नतीजे में एक्वायर किया जा रहा हो, किसी कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट के नतीजे में अराइज हो रहा हो। ये दोनों पॉइंट्स में एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल, आज आप अपने बिजनेस की या आज आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन पे बहुत सारा खर्चा करते हो। आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया या आपका कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट पे, आपने उसकी मार्केटिंग पे, प्रमोशन पे बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दिया। और आपको मालूम है कि जो मैं आज एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, आज प्रमोशन पे खर्चा कर रहा हूं, इससे मेरा ये प्रोडक्ट अगले 3 सालों तक, अगले 5 सालों तक मार्केट में पॉपुलर होगा, अगले 3 सालों तक, अगले 5 सालों तक मार्केट में सेल हो सकेगा और मैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करूंगा।
तो क्या ये जो मैंने एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन पे खर्चा किया है ये आइडेंटिफाइबल है? द आंसर इज नो। रीजन बीइंग कि ये जो एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन पे खर्चा किया है ये सेपरेबल नहीं है, ये सेपरेबल नहीं है। आपने अपनी कंपनी, आपने अपने बिजनेस, आपने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और प्रमोशन पे जो खर्चा किया ये सेपरेबल नहीं है। इसे आप किसी को सेपरेटली सेल नहीं कर सकते, इसे आप सेपरेटली किसी को एक्सचेंज नहीं कर सकते, इसे आप सेपरेटली किसी को रेंट आउट नहीं कर सकते, तो ये सेपरेबल नहीं है। और ये किसी कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट के नतीजे में भी नहीं एक्वायर किया जा रहा। तो एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन पे जो हम खर्चा करते हैं उसे हम कैपिटलाइज एज अ एसेट इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो आइडेंटिफाइबल ही नहीं होता, वो सेपरेबल या किसी कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट के नतीजे में अराइज नहीं हो रहा होता। लेकिन अगर इसी के अगेंस्ट मैं गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस परचेज करता हूं, मैं किसी और कंपनी से कोई कॉपीराइट एग्रीमेंट, कोई पेटेंट, कोई ट्रेडमार्क का एग्रीमेंट वगैरह करता हूं, तो ये वो राइट्स एंड एग्रीमेंट्स हैं जो कि किसी कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट के नतीजे में अराइज हो रहे हैं, ये आइडेंटिफाइबल का क्राइटेरिया मीट कर रहे होंगे। इसके बाद इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन में सेकंड पॉइंट आ रहा है कि ये एक नॉन मॉनेटरी एसेट होना चाहिए, ये एक नॉन मॉनेटरी एसेट होना चाहिए। अब IS 21 का एक स्टैंडर्ड है जो कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम को डिफाइन करता है। मॉनेटरी आइटम का मतलब है कि आपका राइट टू फिक्स और डिटर्मिनेबल करेंसी यूनिट्स। मॉनेटरी आइटम या मॉनेटरी एसेट का मतलब है कि राइट टू फिक्स और डिटर्मिनेबल करेंसी यूनिट्स। और नॉन मॉनेटरी आइटम की डेफिनेशन है नॉन मॉनेटरी आइटम इज एनीथिंग अदर देन मॉनेटरी आइटम। यानी कि मॉनेटरी आइटम को डिफाइन किया गया है एज अ राइट टू फिक्स और डिटर्मिनेबल करेंसी यूनिट्स, और नॉन मॉनेटरी आइटम को डिफाइन नहीं किया गया, कहा गया कि जो मॉनेटरी नहीं है वो नॉन मॉनेटरी आइटम है। तो नॉन मॉनेटरी आइटम हम जनरली उन चीजों को लेते हैं जिसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो हो, जिसमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का इनफ्लो या आउटफ्लो तो हो, लेकिन वो फिक्स या डिटर्मिनेबल करेंसी यूनिट्स को रिप्रेजेंट ना कर रहा हो। लाइक अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो आप प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को फ्यूचर में इस्तेमाल करके बेनिफिट्स तो लेंगे, लेकिन वो बेनिफिट्स फिक्स या डिटर्मिनेबल करेंसी यूनिट्स की फॉर्म में नहीं होंगे। आपके पास कोई इन्वेंट्री है तो आप इस इन्वेंट्री को फ्यूचर में सेल करके बेनिफिट तो लेंगे, लेकिन वो कोई फिक्स या डिटर्मिनेबल करेंसी यूनिट्स नहीं है। तो इस तरह के एसेट से लायबिलिटीज को हम नॉन मॉनेटरी एसेट और लायबिलिटीज कह रहे होते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट एक नॉन मॉनेटरी आइटम होना चाहिए, एक नॉन मॉनेटरी एसेट होना चाहिए। अब ये एक नॉन मॉनेटरी एसेट होना चाहिए। सर एसेट की डेफिनेशन हम जानते हैं, एसेट इज एनी रिसोर्स दैट इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, एसेट इज एनी रिसोर्स दैट इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी आउट ऑफ विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टुवर्ड्स द एंटिटी। एसेट एक ऐसी रिसोर्स है जो कि एक कंपनी, जो कि एक एंटिटी कंट्रोल करे, जिसके नतीजे में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑब्टेन करे, जिसके नतीजे में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल करे, इसे हम एसेट कह रहे होते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट एक नॉन मॉनेटरी एसेट होना चाहिए, यानी कि वो एसेट की डेफिनेशन, एसेट का क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, यानी कि ये एक ऐसी रिसोर्स हो जिसे हम कंट्रोल करें और जिससे हम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल कर रहे हो। अब देखें, अगर हमारे पास कोई टेंजिबल एसेट है, कोई प्लांट एंड मशीनरी है, कोई मोटर व्हीकल है, कोई ऑफिस फर्नीचर है, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जिस दिन ये चीजें हमारे पोजीशन में आ जाती है, जिस दिन ये चीजें हमारे कंट्रोल में, हमारे पोजीशन में आ जाती है, हम कह देते हैं कि कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया। लेकिन अगर एक एसेट इंटेंजिबल एसेट है तो इसका कंट्रोल एस्टैब्लिश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। यानी कि आपके पास कोई लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होना चाहिए, आपके पास कोई प्रॉपर ऑथेंटिक एग्रीमेंट होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास कोई इंटरनली डेवलप रिसर्च एंड डेवलपमेंट या इंटरनली डेवलप इंटेंजिबल एसेट्स है, तो इसको भी आपने किसी ना किसी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहिए। देखो कंट्रोल का मतलब है कि आप उस चीज से या तो खुद बेनिफिट हासिल करो, आप उस चीज से या तो खुद बेनिफिट हासिल करने की पोजीशन में हो, या आप दूसरों को रोक सको कि वो इससे इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सके। कंट्रोल का आसान सा मतलब है कि किसी भी चीज के कंट्रोल होने का मतलब है कि या तो आप उससे बेनिफिट हासिल करो या फिर आप दूसरों को रोक सको कि दूसरे इससे बेनिफिट हासिल कर सके। तो इसका मतलब है कि कंट्रोल का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा होगा। तो एक इंटेंजिबल एसेट नॉन मॉनेटरी एसेट है, यानी कि ये एक एसेट है जो कि एक रिसोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसे एंटिटी कंट्रोल करती है, जिससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर रही होगी। अब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट की इंक्रीज को कहा जाता है, अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट की इंक्रीज को कहा जाता है। चाहे तो आपको ये एडिशनल रेवेन्यू ला के दे, या आपके कॉस्ट को डिक्रीज करे, आपके लिए कोई कॉस्ट सेविंग करे, आपके प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी इंप्रूव कर रहा हो, या आपको कोई और बेनिफिट दे रहा हो। अल्टीमेटली फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमारी अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने वाली चीज को कह रहे होंगे। और तीसरा है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, और तीसरी कंडीशन है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, यानी कि इंटेंजिबल एसेट की फिजिकल सब्सटेंस नहीं होगी, इसे देखा या छुआ नहीं जा सकेगा। अच्छा, प्रैक्टिकली ना ऐसा भी होता है कि कुछ इंटेंजिबल्स जो कि इंटेंजिबल्स हैं, लेकिन उनको सिक्योर करने के लिए, उनको सेव करने के लिए उनको किसी ना किसी फिजिकल फॉर्म में रखा जा रहा होता है। मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं।
फॉर एग्जाम्पल कि एक तालाब है, एक लेक है, आप वहां पे फिशिंग करने के लिए गवर्नमेंट से फिशिंग राइट ले लेते हो, आप वहां पे फिशिंग करने के लिए गवर्नमेंट से फिशिंग राइट ले लेते हो, तो अब ऑब्वियसली आपकी और गवर्नमेंट के दरमियान जो राइट एग्रीमेंट हुआ है फिशिंग राइट का, ये एक पीस ऑफ पेपर पे होगा। एक पीस ऑफ पेपर पे आपने गवर्नमेंट के साथ एग्री किया होगा कि गवर्नमेंट से आप इस तालाब में, इस लेक में मछली पकड़ने का, फिशिंग करने का एक फिशिंग राइट ले रहे हो। तो उस पीस ऑफ पेपर की वजह से ये टेंजिबल एसेट नहीं बन जाएगा, क्योंकि टेंजिबल एसेट या उस पेपर में तो सिर्फ उस राइट के बारे में लिखा गया है ना। अल्टीमेटली ये राइट एक ऐसा राइट है जिसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, ये एक इंटेंजिबल कराया जाएगा। या फॉर एग्जाम्पल आप एक सॉफ्टवेयर परचेस करते हो, आप एक सॉफ्टवेयर परचेस करते हो और जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है या जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसने वो आपको एक सॉफ्टवेयर किसी यूएसबी में या किसी डिस्क में दिया, तो यूएसबी या डिस्क तो फिजिकल सब्सटेंस रखता है, तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि सॉफ्टवेयर एक टेंजिबल आइटम बन गया। नहीं सर, ये सॉफ्टवेयर अभी भी एक इंटेंजिबल आइटम है, वो तो सिर्फ उस सीडी में या उस यूएसबी में स्टोर किया जा रहा है, अदरवाइज उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इंटेंजिबल एसेट का मतलब है कि एक ऐसा एसेट जिसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ये आइडेंटिफाइबल हो, ये नॉन मॉनिटरी एसेट हो और इसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस ना हो। अभी हमने थोड़ा डेफिनेशन को डिस्कस किया, हमने बहुत ज्यादा एग्जांपल्स कवर नहीं की, लेकिन वंस नेक्स्ट लेक्चर में इंटेंजिबल एसेट का मैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया डिस्कस करूंगा और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया डिस्कस करने के बाद हम इंटेंजिबल्स की बहुत सारी एग्जांपल्स को 1 बाय 1 कवर करेंगे। कि अगर आप अपने किसी इंप्लॉय की इंटरनल ट्रेनिंग करवाते हो या किसी से ट्रेनिंग वगैरह करवाते हो, तो क्या ये ट्रेनिंग करवाना इंटेंजिबल है या नहीं है। अगर हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग प्रमोशन पे खर्चा करते हैं, तो क्या ये प्रमोशन और मार्केटिंग का खर्चा इंटेंजिबल है या नहीं है। अगर हम कोई लाइसेंस एक्वायर करते हैं, अगर हम कोई फॉर्मूला, कोई मेडिसिन, कोई और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटरनली करते हैं, तो क्या ये रिसर्च, क्या ये इंटेंजिबल है या नहीं। इसके वाले से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, लेकिन वंस हम इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन को थोड़ा समझें, उसके बाद इसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया समझेंगे और उसके बाद डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल को कवर कर रहे होंगे। तो आई होप कि आज के इस लेक्चर में इंटेंजिबल की डेफिनेशन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं कि ये एक आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट है जिसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।